नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 21 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। कल ही हमने इसको कर लिया है। जल जीवन मिशन में 16,000 करोड़ एक्स्ट्रा बजट की बात की गई है। इसको लेकर कल ही हमने जल जीवन मिशन को देख लिया था। सरकार ने 10 टीमों को गठित किया है और उसमें 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर जांच करेंगे इसकी गुणवत्ता को और कॉस्ट क्यों बढ़ा है इस कारण को। नेक्स्ट जो हेडलाइन है उसमें यही है कि ऑल पार्टी यानी कि सभी पार्टियों से मिलकर बना एक जो डेलीगेशन है जिसको विश्व में अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा उनको, वो क्या करेंगे, जा करके दुनिया में एक्सपोज करेंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेरर कर रहा है और भारत को क्या क्या काउंटर करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। पूरे विश्व स्तर पर एक नैरेटिव शेपिंग होता है, इससे नैरेटिव बनता है। इससे एक क्या बनता है, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक रोष तो उत्पन्न हो ही सकता है। डिप्लोमेटिक स्तर पर हम उसको आइसोलेट तक कर ही सकते हैं। इसको लेकर ब्रीफ किया है कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उन टीमों को जो जाएंगी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में। कल भारत के 2 बड़े साइंटिस्ट, एक का नाम है जयंत, एक का नाम क्या है तो जयंत नार्लिकर जी नाम है इनका, और दूसरे हैं MR श्रीनिवासन। इन दोनों लोगों का निधन हुआ है। इन दोनों के बारे में समझेंगे। ये एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित हैं। एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, इस तरह की जानकारी होती है वो एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ा जाता है। MR श्रीनिवास ये भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है इनको। इन्होंने बहुत सारे रिएक्टर्स बना करके भारत को दिए हैं। रिएक्टर बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है MR श्रीनिवासन जी का। इन दोनों को हम लोग देखेंगे और परमाणु ऊर्जा विभाग को भी देखेंगे। इनका थ्योरी क्या था, जयंत नार्लिकर जो हैं इनका थ्योरी क्या था। इन्होंने दरअसल बिग बैंग की जो थ्योरी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, जिसमें से एक सर्वमान्य थ्योरी है बिग बैंग, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले एक छोटा सा मैटर के रूप में सारा कुछ इकट्ठा था, जिसका जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट था और प्रेशर इनफाइनाइट था। इसमें इनफाइनाइट था, अनंत प्रेशर और अनंत डेंसिटी था इसमें, जिसके कारण से इसमें एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड के पश्चात से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये बिग बैंग की थ्योरी मानी जाती है। लेकिन ये जो हैं जयंत जी, इन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने बोला, और बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बोला, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्होंने बोला कि ये थ्योरी गलत है, बिग बैंग थ्योरी गलत है। ब्रह्मांड की ना तो कोई उत्पत्ति हुई है, ना ही इसका कोई अंत हो सकता है। ये इन्होंने थ्योरी दिया था। देखेंगे इनके थ्योरी को भी कि इसके थ्योरी के क्या कहा जाता है इनके थ्योरी को, और MR श्रीनिवासन जी का क्या योगदान है, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। एक और न्यूज़ है मणिपुर से संबंधित है, उसको भी देखेंगे। एक एक करके करते चलते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग वगैरह के जुड़ना हो तो जुड़िएगा ज़रूर। अभी GS1 चल रहा है और NCERT का ग्रुप है, एक सेपरेट निबंध का भी ग्रुप है, जिसमें सप्ताह में 2-3 दिन निबंध लेखन ही केवल होता है। जहाँ पर भी जुड़ना हो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसका PDF वगैरह भी आपको आंसर राइटिंग के साथ मिल जाता है, या ओनली PDF के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है न्यूज़। और नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के बाद, जून में 10 तारीख के बाद अपना भी PT का टेस्ट सीरीज आएगा, जो सबसे परफेक्ट टाइमिंग होता है। अभी इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती बच्चों को जोड़ करके रख लो, ऐसा नहीं है। समय वैसा होना चाहिए जहाँ पर वाकई आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है रिवीजन पर्पज़ से। तो 10 तारीख के बाद आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा, सबसे सस्ते दाम पर उपलब्ध होता है, आपको पता ही होगा, पिछली बार भी मैंने दिया था। और अच्छा टेस्ट सीरीज होगा, तो अगर आपको जुड़ना हो तो उस समय जुड़िएगा। बता दूंगा मैं सारा कुछ आपको बाद में। अभी तो फिलहाल आंसर राइटिंग कीजिए और रिवीजन कीजिए, पढ़िए बार बार सब्जेक्ट को, यही सबसे सही तरीका होता है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या। पहला न्यूज़ वही है कि जयंत नार्लिकर जी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। जयंत नार्लिकर जी ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी। इन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट के स्वरूप नहीं हुआ है और ना तो इसका कोई अंत होगा। ब्रह्मांड जो है निरंतर चला आ रहा है। इसकी उत्पत्ति और अंत के बारे में बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे बकवास थ्योरी मुझे भी पर्सनली वही लगता है कि ऐसे कैसे था। अगर आप बिग बैंग थ्योरी वाले से पूछोगे कि ये जो मैटर इकट्ठा था सारा एक जगह, क्या बोलते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे आकार में, अनंत इनफाइनाइट डेंसिटी के साथ, इनफाइनाइट प्रेशर के साथ एक मैटर, मतलब एक बॉल जैसा इकट्ठा था। तो बॉल कहाँ से आया, यहाँ पर चुप हो जाएंगे। कहाँ से आया कुछ नहीं पता, अनएक्सप्लेन्ड है इसके आगे। तो इसलिए कई सारे लोग इस पर शक जताते हैं।
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या बिग बैंग से हुई या नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जिसके कारण से बिग बैंग को सही भी माना जाता है। दोनों पक्षों को आपको जानना चाहिए। जैसे विस्फोट के पश्चात इसका फैलाव हो रहा है, तो फैलाव आज भी ब्रह्मांड का हो रहा है। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है। इतनी तेज़ गति से फैल रहा है ब्रह्मांड। तो यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है आज भी, और उसके साथ साथ जो और भी कई सारे प्रूफ में हमें मिले जिससे हमें यह साबित होता है कि बिग बैंग जैसा कुछ हुआ था। दोनों में हमारे पास सबूत हैं, दोनों को हम लोग देखेंगे। इन्होंने चुनौती दी, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये एस्ट्रोफिजिक्स से बिलोंग करते हैं। उन्होंने फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी को विकसित किया है। ये आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा ये थ्योरी क्या है। तो ये थ्योरी यही कहता है कि ब्रह्मांड ना तो विस्फोट से शुरू हुआ और ना तो अंत होगा, ना तो इसकी शुरुआत हुई कोई पर्टिकुलर, ना तो इसका कोई अंत होगा। यही इस थ्योरी क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट थ्योरी इसको कहा जाता है। स्थिर अवस्था का सिद्धांत इसको कहा जाता है, जिससे ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है। 1950-1960 के दशक में बिग बैंग मुख्य धारा का सिद्धांत था, लेकिन नार्लिकर ने इनके खिलाफ सबूतों की कमी को उजागर किया। उन्होंने बोला कि बिग बैंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत हैं, सपोर्ट में कम सबूत हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की स्थापना में भी योगदान दिया। IUCAA, जो आज अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ी संस्था है, उसको स्थापित करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और 87 वर्ष की आयु में मंगलवार को पुणे में इनका निधन हो गया है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK में युवा शोधकर्ता के रूप में कार्य किया था। वे हार्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम कर चुके हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते उतने बड़े बड़े नाम हैं ये। तो इनके साथ उन्होंने काम किया। अब नेक्स्ट जो है उनका नाम था MR श्रीनिवासन। इनका भी डेथ हो गया। इनको माना जाता है कि परमाणु रिएक्टर बनाने में, प्रेशराइज हेवी रिएक्टर जो होते हैं, हेवी वाटर रिएक्टर, वो बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। काम कुछ ऐसा करो कि पीढ़ियाँ याद रखें, यही वो लोग हैं, है ना। IAS तो साल में 100-150 चुने जाते हैं, ऐसे लोग एक आध कभी पैदा होते हैं। देखिए क्या है, श्रीनिवास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख लोगों में से एक थे। उन्होंने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा का आधार बना है। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के जितने बड़े देश के गणमान्य हैं, उन सभी ने इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। 1984 में न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड के प्रमुख बने। 1977 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले निदेशक बने। वे अप्सरा, भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर, याद है आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा। तो वही अप्सरा 1950 के दशक में कलपक्कम, रावत भाटा, ये झारखंड राजस्थान में है। कैगा कहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे? कैगा अगर पता हो तो। नरोरा, ये यूपी में है। जैसे परमाणु संयंत्रों के निर्माण में शामिल थे, इन सभी जगहों के परमाणु संयंत्र के निर्माण में वो शामिल रहे हैं। और उन्होंने परमाणु एनर्जी में भारत को लीडर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल शुरुआत होती, तकनीकी स्तर की शुरुआत होती है, वो इन्होंने ही प्रदान किया। और इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। कल दोनों बड़े साइंटिस्ट भारत के, उन दोनों का निधन हुआ है। स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या है, इसी के बारे में आपको कह रहा था। तो स्थिर अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का एक वैकल्पिक सिद्धांत है। वैकल्पिक का मतलब एक बिग बैंग है, एक स्थिर अवस्था सिद्धांत है। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं इसमें। जो ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ या अंत नहीं है, यह हमेशा से एक समान रहा है और समय के साथ इसका घनत्व स्थिर रहा है, ये इन्होंने कहा है। इस सिद्धांत को 1948 में फ्रेड हॉयल, हार्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था। बाद में जयंत नार्लिकर ने बाद में फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर इस पर काम किया है। जयंत नार्लिकर जी ने बाद में फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर इस पर काम किया है। ब्रह्मांड अनंत काल से अस्तित्व में है, अनंत काल तक रहेगा, इसका कोई क्रिएशन नहीं हुआ है, इन्होंने ये बताया था। ब्रह्मांड अनंत काल से रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है, लेकिन नए पदार्थ के सृजन के कारण इसका घनत्व तो स्थिर रहता है। यह नया पदार्थ सतत सृजन यानी कि कंटिन्यूअस क्रिएशन के सिद्धांत से बनता है। बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत है, जो कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट के साथ हुई थी। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई विस्फोट
नहीं हुआ था। साक्ष्य और आलोचना 1950-60 के दशक में यह सिद्धांत लोकप्रिय था, लेकिन बाद में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने बिग बैंग सिद्धांत को मजबूत किया है, जिसमें हम ये पाते हैं कि ब्रह्मांड का आज भी प्रसार हो रहा है। तो विस्फोट के बाद कोई भी चीज़ फैल रहा है, प्रसार हो रहा है। इसके कारण से ये जो स्टडी क्या था, थ्योरी का नाम क्या है, स्टडी स्टेट थ्योरी है, ये कमज़ोर साबित हो गया और बिग बैंग जो है वो मजबूत हुआ है। हालांकि आज के मॉडर्न साइंस में बिग बैंग थ्योरी पर बहुत बड़े स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी दिन अलग से वीडियो में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो है बिग बैंग सिद्धांत को भी जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत, सबसे व्यापक लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि एकमात्र स्वीकृत शब्द पर ध्यान दीजिएगा। साइंस में इस प्रकार के जो थ्योरीज होते हैं, इनमें देखा जाता है कितना परसेंट लोग इसको सही मान रहे हैं, कितने परसेंट इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये जो बिग बैंग की थ्योरी है सर्वमान्य नहीं है, एकमात्र नहीं है, व्यापक है। व्यापक का मतलब अधिकांश लोग इसको स्वीकृत करते हैं कि हाँ इस तरह का कुछ हुआ था। इसके द्वारा कहा जाता है इस थ्योरी में लगभग में 14 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 13.8 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े विस्फोट से इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में सारी ऊर्जा पदार्थ एक अत्यंत छोटे, यही मैंने आपको बोला, एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म, इसमें दुनिया के सारी एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड के सभी ग्रह, उपग्रह, सन, ब्लैक होल जो भी दिख रहे हैं सब कुछ, ये सारा कुछ एक छोटे से जगह पर इकट्ठा था, जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट था और प्रेशर भी इनफाइनाइट बना हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ। और ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिखता है, इसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसी सिंगुलैरिटी में सारे के सारे संकुचित थे। अगर आपने ब्लैक होल देखा होगा तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ, मुझे माफ़ करना अगर आपको समझ में नहीं आए तो। ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है, ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है इसको भी सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक सिंगल पॉइंट जहाँ पर अनंत प्रेशर होता है, जहाँ पर अनंत ऊर्जा सीमित हो जाती है, उसी को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी के रूप में पूरे ब्रह्मांड की जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, ब्लैक होल, सब कुछ एक जगह सीमित था, जिसको कहा था सिंगुलैरिटी। उसी सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के पश्चात से ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन प्रश्न यहीं पर उठता है कि सिंगुलैरिटी कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अनडिफाइंड है ये, इस पर आज तक किसी ने बातचीत नहीं की है। विस्तार के दौरान पदार्थ और ऊर्जा से कण, परमाणु, तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी, ऐसा माना जाता है। और इस विस्फोट के पश्चात से आज भी ब्रह्मांड फैल ही रहा है, विस्तारित ही हो रहा है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण 1965 में इसकी खोज हुई। जो बिग बैंग के बाद बची गर्मी का अवशेष है, उस विस्फोट के बाद जो गर्मी बच गई थी, क्योंकि विस्फोट बहुत ही खतरनाक था। सोचिए जरा, जहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी हो, इनफाइनाइट डेंसिटी हो, वहाँ पर विस्फोट कैसा हुआ होगा। तो वो जो रेडिएशन बच गई थी, अरबों वर्ष पुराना रेडिएशन, जब हमने उसको ढूंढ लिया तो हमने ये देखा कि वाकई इस तरह का कोई विस्फोट हुआ था। हालांकि इस पर सवाल उठाए जाते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार एडविन हबल ने 1929 में दिखाया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो विस्तार का प्रमाण है। हल्के तत्वों की प्रचुरता, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बिग बैंग के बाद बने न्यूक्लियोसिलेथिस से मेल खाती हैं, और इसीलिए हमने बोला कि भाई न्यूक्लियोसिंथेसिस से मेल खाती हैं। इसलिए हमने बोला कि क्या है, ब्रह्मांड का शुरुआत विस्फोट से हुआ है। ये हमने सिद्धांत को अपनाया। ब्रह्मांड की स्थिति आज क्या है, ब्रह्मांड का आज विस्तारित हो रहा है, और यही कहीं न कहीं बिग बैंग को प्रूव करता है। बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन प्रूव करता है ये। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग, डॉक्टर श्रीनिवासन से जुड़ा हुआ इशू है ये, इसी में उन्होंने काम किया है। डीएई की स्थापना 1954 में हुआ, जिसका उद्देश्य भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, सिविलियन के लिए उपयोग करना है। शांतिपूर्ण उपयोग इसलिए लिखा हमने क्योंकि हम नए आज़ाद हुए थे। अगर हम दुनिया को ये बताते कि परमाणु एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं युद्ध के लिए, तो दुनिया भर के देश हम पर पाबंदी लगा देते। इसलिए उस समय में ये बताया गया और स्पष्ट क्लियर रखा गया कि हम एनर्जी के लिए इसका उपयोग करेंगे, एनर्जी के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। और उसी समय से भारत में परमाणु रिएक्टरों को बनाने की शुरुआत की गई। अगर आपको समय मिले तो रॉकेट बॉयज़ करके सीरीज़ है, ज़रूर देखिएगा। उसमें यही सब चीज़ें दिखाई गई हैं, किस प्रकार से अमेरिका ने, CIA ने हमारे साइंटिस्ट को टारगेट किया, मार भी दिया कई सारों को, क्योंकि हम परमाणु रिएक्टर बना रहे थे। उनको शक हो रहा था कि हम बम बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई है।
परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि व उद्योग में करने के लिए, यानी कि जो अच्छे उपयोग होते हैं उसके लिए हमने इस विभाग की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इस विभाग ने बहुत मदद किया हमारा किस में, तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट को हासिल करने में और परमाणु बम बनाने में भी। परमाणु ऊर्जा उपयोग, नीति निर्माण और निरीक्षण, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और निर्माण के कार्य देखता है ये। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, मुंबई में है ये। अनुसंधान और विकास का काम भी इसी के तहत में किया गया। उपलब्धियां क्या रही हैं? भारत के पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा का निर्माण भी किया गया। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें किसका, तो डॉक्टर श्रीनिवासन जी का बड़ा योगदान माना जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आधार बनाई। उसके अलावा कल्पक्कम, तारापुर महाराष्ट्र में है। देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यही है ये, तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा कहाँ पर हो गया, तो कोटा के समीप हो गया, कोटा के समीप हो गया, राजस्थान में हो गया। कल्पक्कम पता ही होगा आपको कहाँ है, नहीं पता है क्या? सर्च कीजिए ज़रा, थोड़ा सा मेहनत तो आप भी कीजिए, मुझे बताइए। मैंने आपसे ऊपर भी पूछा कि नरोड़ा तो बता दिया था मैंने, एक कल्पक्कम मैंने शायद ऊपर भी पूछा था, आप मुझे बताइएगा नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक बार ज़रा सर्च कीजिएगा। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, क्या पूर्वी भारत में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ये भी ज़रा गौर कीजिएगा, पूर्वी भारत की मैं कह रहा हूँ, पूर्वी भारत में है क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र? यहाँ पर आपको खूब सारे दिखेंगे, यहाँ पर भी दिखेगा एक दो, ठीक है। DI की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री। MR श्रीनिवास जैसे व्यक्तियों ने इसके विकास से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका मैं यहाँ पर न्यूज़ डालना भूल गया हूँ, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का कटिंग आएगा। मणिपुर में फ्लावर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, अच्छी न्यूज़ है ये भाई, है ना। एक कवि की कविता है कि जब सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, सारे गोली बम बारूद चल जाएंगे, तो तितली उतनी ही खूबसूरत होगी अंत में। तो यही है, पता ही आपको एथनिक वायलेंस से जूझ रहा है ये राज्य पिछले 2 सालों से, और वहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल हो रहा है, अच्छी बात है ये। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर मंगलवार को शुरू हुआ है, जो 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। सिरुई लिली उत्सव देश के किस राज्य मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। 20 मई 2025 तक चलेगा, मतलब कि कल तक चला है ये, ओके। यह मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुए संघर्ष के बाद पहला बड़ा पर्यटन उत्सव है। और सिरुई लिली उत्सव क्या होता है? यह उत्सव सिरुई लिली, लिलियम मैकिनले, ये नाम का मणिपुर का राज्य का फूल है, मणिपुर का जो स्टेट फ्लावर है। जैसे अपने यहाँ का बिहार का स्टेट फ्लावर क्या है बताइएगा मुझे ज़रा। तो मणिपुर का जो स्टेट फ्लावर है उसी के नाम पर ये फ्लावर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पहली बार 2017 में आयोजित हुआ था। ये मणिपुर के 2 प्रमुख पर्यटन उत्सवों में से एक है। दूसरा संगाई उत्सव है, मणिपुर का राज्य पशु संगराई हिरन के नाम पर इसका रखा गया है। यह उत्सव सिरुई लिली के खिलने के मौसम से उखरुल जिले में आयोजित होता है, जो तंगखुल नागा समुदाय का घर है, और यहीं पर इसको आयोजित किया जाता है। सिरुई लिली की खासियत क्या है? ये पहाड़ी में पाए जाते हैं, पहाड़ में पाए जाते हैं, ऊंचे पहाड़ में पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे कासोंग टिमरावोन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पौराणिक देवी फिलावा की बेटी, और वहीं से इसका नाम आया है। और ठीक है भाई, उद्देश्य यह एक इको पर्यटन का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होगा इसका? सबसे पहला उद्देश्य है राज्य में शांति की स्थापना, सौहार्द की स्थापना। कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो आपको पता ही है संघर्ष चल रहा है, उसके बीच में एक छोटा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है ये कि संघर्ष कम हो सकता है। उत्सव मणिपुर मैती और कुकी जो समुदाय के बीच संघर्ष से कुछ हफ्तों बाद हो रहा है। नवंबर 2024 में सक्रिय हिंसा नहीं हुई है वहाँ पर मणिपुर में, लेकिन तनाव बना हुआ है, और यह क्षेत्र न्यूट्रल नागा क्षेत्र में आता है, और यहीं पर इसको आयोजित किया जा रहा है। सिरुई लिली उत्सव को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें नीति आयोग चर्चा में है। एक बैठक हुआ है जिसका क्या नाम है, तो पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, इन दोनों ने मिलकर और ICAR ने मिलकर के एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका थीम क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा।
नीति आयोग के सदस्य रहे प्रोफेसर रमेश चंद्र जी ने कहा कि कृषि न केवल विकास के लिए बल्कि समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ा सुंदर सा निबंध का टॉपिक हो सकता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि निबंध लिखिए, एग्रीकल्चर जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के नहीं, डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको निबंध लिखना चाहिए इस प्रकार के इशू पर। कृषि क्षेत्र में वृद्धि गरीबी को कम करने विनिर्माण से अधिक प्रभावी है, यही इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जितना ज़्यादा पॉवर्टी को कम कर सकता है, उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो पॉवर्टी को कम कर सकता है। अध्ययन के अनुसार कृषि में 1% वृद्धि ग्रामीण गरीबी को कम करने में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में 4 गुना अधिक योगदान दे सकता है। 1% का ग्रोथ, अगर एग्रीकल्चर में हम 1% का ग्रोथ और हासिल करते हैं तो ग्रामीण गरीबी को हम 4 गुना अधिक तेजी से हम कम कर सकते हैं। संगोष्ठी का आयोजन पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पेरू में है ये, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने संयुक्त रूप से इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज रूट एंड ट्यूबर क्रॉप सेक्टर, ये संगोष्ठी का नाम था, इस समिट का नाम था, इसका आयोजन किया गया है। CIP ने भारत में अपनी शुरुआत 1975 में की थी। अब आगरा सिंगाना में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापना की योजना बना रहा है। ये जो CIP है 1975 से भारत में काम कर रहा है, लेकिन अब आगरा में इसका रीजनल ऑफिस भी बनाया जाएगा। आगरा में CIP केंद्र की स्थापना को उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन भी दे दिया है और 8 साल के पश्चात यहाँ पर ये खोला जाएगा। यह केंद्र न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में अन्य हिस्सों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जहाँ आलू एक प्रमुख फसल है। और आलू, सम्राट अशोक ने कभी आलू नहीं खाया, ये मैंने बीच में क्या बोल दिया, आलू विदेशी है, विदेश से आया हमारे देश में। हमारे देश में इसका उत्पादन पहले नहीं होता था। जैसे तंबाकू कभी अशोक ने नहीं खाया, क्योंकि ये भी बाहर से आए हैं, पुर्तगाली लोग लेकर आए, हाल फिलहाल में आया है ये। यह केंद्र न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां आलू का फसल सबसे प्रमुख फसल में से एक माना जाता है। उसके पश्चात तो बयान ही है बहुत सारे, वो अपने काम का नहीं है। अब आपसे सवाल अगर पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि गरीबी को कैसे कम कर सकती है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पक्ष में पॉइंट लिखिए, कैसे कम किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि से गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहला है रोजगार सृजन। और इसमें रोजगार न केवल स्किल्ड बल्कि अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। यानी कि जो सामान्य आबादी है, जिसके पास स्किल्ड ज़्यादा नहीं है, जिसके पास कोई अधिक कौशल नहीं है, उनको भी रोजगार मिल जाता है। और ख़ास तौर से ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। इसीलिए इंक्लूसिवनेस की बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पर कहा गया कि डेवलपमेंट नहीं बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर से, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को भी और सबसे गरीब तबके जो ग्रामीण इलाके के होते हैं उनको भी रोजगार मिलने की पूरी संभावना होती है। संभावना क्या, अधिकांश रोजगार उन्हीं लोगों को मिलता है। यहाँ पर कोई टाई लगा के तो नहीं खेत में धान रोपने जाएगा, अभी आ रहा है ना रोपनी का मौसम, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आय में वृद्धि होती है इससे, फसल उत्पादन वृद्धि से किसानों की आय बढ़ती है। और न केवल किसानों की आय बढ़ती है बल्कि उसको काटने वाले, मजदूरी करने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, सबकी आय बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है इससे, कुपोषण कम कर सकते हैं हम। महिला सशक्तिकरण होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में अधिकांश अभी भी ग्रामीण एरिया महिलाएं ही काम करती है। क्यों, क्या जानबूझ के करती हैं, क्या एम्पावर हो गया है? नहीं भाई, पुरुष चले गए हैं सारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मजदूरी करने के लिए, तो महिलाएं करती हैं। यही हकीकत है, ये आपको समझना पड़ेगा। सहायक उद्योगों का विकास होता है इससे। कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज का उद्योग है या उसको प्रोसेस करके बेचने का उद्योग है, ये उद्योग भी उसके विकास होता है। समावेशी विकास, जैसे कि नीति आयोग के सदस्य ने स्पष्ट किया है कि कृषि में 1% के ग्रोथ से ग्रामीण गरीबी को हम विनिर्माण की तुलना में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कम कर सकते हैं। ये भी हमें नीति आयोग के सदस्य जी ने ही बोला है। तो ये हो गया आपका ये लास्ट टॉपिक। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। खास तौर से इस प्रकार के टॉपिक अगर आपसे पूछे, आज निबंध ग्रुप में यही निबंध मैं दूंगा कि एग्रीकल्चर जो है न केवल डेवलपमेंट बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मदद करता है। इसी प्रकार टॉपिक दूंगा आज निबंध में। अगर आपको जोड़ना हो तो बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।